हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के वन शॉट वीडियो को, जिसके अंतर्गत हम आज सोल्व करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को और कुछ लिखित प्रश्नों को, जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये वर्ष 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टाइप है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, उसके जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले हम उनको सोल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे हमारे जो लिखित प्रश्न हैं उनको। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, किसी भी गैल्वेनिक सेल में लबल सेतु को हटा देने पर सेल का जो वोल्टेज होता है वो किस पर निर्भर करता है? क्या होता है वोल्टेज? ऑप्शन ए दे रखा है अचानक शून्य हो जाता है, ऑप्शन बी है धीरे धीरे घटता है, ऑप्शन सी तीव्र गति से बढ़ता है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, अचानक से शून्य हो जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 0.34 वोल्ट, ऑप्शन बी दे रखा है माइनस के 0.76 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.2 वोल्ट, ऑप्शन डी 0.0 वोल्ट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 0.0 वोल्ट। तो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ये आप देख लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा इन सभी पर। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ये इन सभी पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर भी, विलयन की मोलरता पर भी और विलयन के ताप पर भी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है, चार धातुओं ए, बी, सी तथा डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस 1.5 वोल्ट और माइनस के 2.0 वोल्ट, प्लस के 0.3 वोल्ट तथा माइनस के 0.76 वोल्ट हैं। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता यानी अभिक्रियाशीलता का क्रम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। सॉरी, घटता क्रम बताना है हमें। तो पहले सबसे क्रियाशील होगी वी, फिर उसके बाद में होगा डी, उससे कम क्रियाशील होगा सी, उससे कम क्रियाशील ए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वी होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होता है? यानी कौन सा ऑक्साइड इनमें से हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित होगा? तो 5वें क्वेश्चन के ये विकल्प दिए हुए हैं और इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका भी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार जो 5वां विकल्प है ये भी सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं छठे को। ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रम से प्लस का 0.68 वोल्ट, माइनस के 2.50 वोल्ट और माइनस के 0.50 वोल्ट है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है। तो इस क्वेश्चन में हमें अपचयन शक्ति का क्रम बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा अपचयन शक्ति बी की होगी, फिर उससे कम सी की, फिर ए की। तो इस प्रकार जो छठा विकल्प था ये भी हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट विकल्प की ओर। चलिए 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परख नलियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की पट्टी डुबोई गई। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा? इन विलयनों में से हमें बताना है कि कौन सा विलयन नीला हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जिंक नाइट्रेट ऐसा विलयन है जो कि क्या होगा, बाद में नीला हो जाएगा अगर हम उसमें कॉपर की पत्ती को रखते हैं। तो चलिए 7वां विकल्प भी हमने सोल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे 8वें विकल्प की ओर। विशिष्ट चालकता का मात्रक है। तो विशिष्ट चालकता का हमें मात्रक को बताना है। इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं सेमी की घात -2, ओम इनवर्स, सेमी ओम इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स, ऑप्शन सी सेमी इनवर्स, ओम इनवर्स, ऑप्शन डी है सेमी की घात -2 और ओम की घात 1। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा सेमी इनवर्स और ओम इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? सेमी इनवर्स, ओम इनवर्स। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। तो जो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं वो होते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबल वैद्युत अपघट्य।
अब हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है 10वां, वो है अर्धशैल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो अर्धशैल का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयनों में धातु आयनों की सांद्रता पर, तापक्रम पर। तो ये जो है इन तीनों पर ही निर्भर करता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा उपर्युक्त सभी पर। तो इस प्रकार हमारे जो विकल्प थे वो हमने सोल्व कर लिया। अब हम बोलते हैं हमारे जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, सॉरी लिखित प्रश्न है, उनकी ओर। तो चलिए हमारे जो लिखित प्रश्न है उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विद्युत अपघटनी शेल तथा गैल्वेनी शेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखा गया है। तो ये वर्ष 2025 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार करें। चलिए देखते हैं विद्युत अपघटनी शेल तथा गैल्वेनी शेल में अंतर। हमने एक तरफ लिखा है विद्युत अपघटनी शेल, दूसरी तरफ है गैल्वेनी शेल। तो विद्युत अपघटनी शेल में पहला पॉइंट है, इसमें किसी बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर कोई अश्वतः रासायनिक अभिक्रिया होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो शेल है इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जबकि जो हमारा गैल्वेनिक शेल होता है इसमें क्या होता है, इस प्रकार की शेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट की जाती है। और दूसरा है इसमें विद्युत अपघटनी शेल का दूसरा पॉइंट, इसमें एक ही पात्र में एक ही विद्युत अपघटे के विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। जबकि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो दोनों अलग अलग पात्रों में और पृथक पृथक विद्युत अपघटों के विलयनों में डूबे रहते हैं। और इसका तीसरा पॉइंट है, इसमें लवल सेतु होता है, जबकि इसमें लवल सेतु या सरंध्र पात्र प्रयुक्त होता है। और इसमें लवल सेतु या सरंध्र पात्र प्रयुक्त नहीं होता है। इसमें लवल सेतु तो होता है लेकिन सरंध्र पात्र प्रयुक्त नहीं होता। इसमें लवल सेतु नहीं होता है और सरंध्र पात्र प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हमने सोल्व कर लिया है। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो है नेनट समीकरण की व्याख्या कीजिए। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए। 2016, 17, 18, 20 ये लगातार जो है पूछा गया है। तो ये वर्ष 2025 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्या है, शेल के इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को नेनट समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने एक अभिक्रिया ली Mn+ से, यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है और यहाँ से m सॉलिड फॉर्म में प्राप्त हो रहा है, कोई धातु है। तो इस अभिक्रिया के लिए जो नेनट समीकरण होगा ये होता है E = E0 - RT/NF log E m/Mn+। ये सांद्रता है, ये m का सांद्रण, ये Mn+ आयन का सांद्रण है। या इसको हम लिख सकते हैं जो log E होता है, इसको जब हम log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर गुणा करना होता है हमें -2.303 से। तो यहाँ पर जो है 2.303 से हमने जो है यहाँ पर गुणा कर दी और log 10 में इसको बदला है। और ये इकाई सांद्रण के लिए है। जो m है धातु आयन है, जो धातु हमें प्राप्त हुई उसकी 1 मोल इकाई सांद्रण के लिए ये यहाँ पर समीकरण है। तो ये हो जाएगा E = E0 - 2.303 RT/NF log 10 1/Mn+। और जहाँ जो R है यहाँ पर ये गैस स्थिरांक है, T परमताप है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और F क्या है, फैराडे है। तो इस प्रकार जो हमारा ये नेनसेट समीकरण था, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमने आपको समझा दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को समझाइए। और ये क्वेश्चन भी वर्ष 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। फैराडे के नियमानुसार किसी विद्युत अपघटे के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके विद्युत अपघटे से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी जो पदार्थ की यहाँ पर m प्रोपोर्शनल होगा q के। q क्या है, आवेश है। और जो m है, m यहाँ पर पदार्थ की निक्षेपित मात्रा है। और ये m यहाँ से अनुक्रमणिका का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा z, और ये q ऐसे ही। और m = z, q बराबर होता है IT, यानी q बराबर क्या होता है, IT। तो यहाँ से हम q बराबर रख देंगे IT, यहाँ पे q का मान रख दिया IT, जहाँ q क्या है, आवेश है,
और I धारा है और T समय है। तो इस प्रकार जो हमारा ये पहला क्वेश्चन था, सॉरी तीसरा क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फैराडे के द्वितीय नियम को समझाइए। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है, देखते हैं। इस नियम के अनुसार यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो निक्षेपित पदार्थों का द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है। इसे ही हम फैराडे के द्वितीय नियम कहते हैं। और ये हो क्या है, यहाँ पर W1 है पहले पदार्थ का द्रव्यमान, और ये क्या है E1 पहले पदार्थ का तुल्यांकी भार, W2 अनुक्रमानुपाती होगा E2 के, यानी W2 क्या है दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान, और दूसरा ये है दूसरे पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो इस प्रकार W1/E1 बराबर W2/E2 बराबर W3/E3, ये डैश डैश करके ये सभी इनका जो अनुपात होगा इस प्रकार से, इस क्रम ये जो क्रम होगा ये समानुपाती होंगे, यानी एक ही अनुपात में होंगे, यानी बराबर होंगे। और जहाँ ये W1 और W2 और W3 हैं ये पदार्थों के द्रव्यमान है, और E1 E2 E3 ये पदार्थों के तुल्यांकी भार हैं। तो इस प्रकार जो फैराडे का द्वितीय नियम था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, शेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध पहले हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को क्या होता है। जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यह प्रतिरोध दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्य के कोलम की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो है प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, और ये जो प्रतिरोध होता है ये दोनों कोलमों की जो लंबाई है L यानी R अनुक्रमानुपाती होगा L के लंबाई यानी L के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। और R जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/A के, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ से इन दोनों समीकरणों को जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा R अनुक्रमानुपाती ये L ऐसे ही रहेगा, और जो 1/A है ये बटे में जाएगा, और यहाँ से हम इस अनुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ से एक नियतांक आएगा, और जिसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध रो, इसको बोलते हैं रो, और ये L/A ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ रो, ये रो है, रो एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार जो विशिष्ट प्रतिरोध था उसकी परिभाषा हमने देख ली है, और ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका मात्रक ओम मीटर या ओम सेमी होता है। अब देखते हैं चालकत्व को। चालकत्व क्या होता है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स या महो। तो C बराबर 1/R, जो प्रतिरोध होता है उसी के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न नंबर 5 था ये हमने कंप्लीट कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है कोलराउस का नियम लिखिए तथा इसका एक अनुप्रयोग भी लिखिए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2014, 15, 16 से लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये वर्ष 2025 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कोलराउस का नियम। तो कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यहाँ पर हमने NaCl लिया, और ये Na+ और Cl- 2 आयनों में जो है टूट रहा है। तो यहाँ पर जो अनंत तनुता पर इस वैद्युत अपघट्य की जो
मोलर चालकता होगी, यानी NaCl की वो बराबर होगी इसके धनायनों की मोलर चालकता प्लस इसके ऋणायन की मोलर चालकता। यही कोलराउस का नियम है। और इसके अनुप्रयोग को भी हमें लिखना है, तो चलिए देखते हैं इसके एक अनुप्रयोग को। पहला अनुप्रयोग है इसका वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। तो जो कोलराउस का नियम है उसका उपयोग किया जाता है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। तो किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। और इसे अल्फा से हम डिनोट करते हैं। तो अल्फा बराबर ये लैम्डा MC, और यहाँ पर ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता है और ये वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है। इसका जो अनुपात है इसी को हम बोलते हैं वियोजन की कोटि। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो था ये समाप्त होता है। और जो ये वीडियो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आपके साथ के मित्र हैं वो इस वीडियो को देख सकें और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।